हेलो एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है सुदीप्त कुंडू, द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ पार्थ सारथी एजुकेशन सर्विसेज। आप सभी का इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। आइए, आज हम लोग फोर्थ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे पहुंच चुके हैं। अभी तक हमने जो बाकी 3 पार्ट्स देखे हैं उसमें हमने पढ़ा था कि चार्जेस क्या होते हैं। उसके बाद हमने पार्ट 2 में पढ़ा था कि ये चार्जेस फ्लो कैसे करते हैं, और उसके बाद हमने पार्ट 3 में ये भी देखा था कि किस तरीके से चार्जेस के फ्लो करने से इलेक्ट्रिसिटी का जन्म होता है। ठीक है, सो आपको ये तीनों पार्ट्स जो है कवर करके फिर आपको पार्ट 4 पे आना है ताकि आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ पाए। हमने जब पहला पार्ट देखा था कि व्हाट डू यू मीन बाय चार्जेस, तो हमने पढ़ा था कि इट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पार्ट 2 में हमने देखा कि ये चार्जेस तब फ्लो कर पाएंगे जब एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगी। पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से जो है तब हमारे चार्जेस एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। और ये पोटेंशियल डिफरेंस में हमने 2 फॉर्मूले देखे थे। एक था V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू और दूसरा था VB माइनस VA इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। ये 2 फॉर्मूले के ऊपर हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी किए थे। और उसके बाद हमने देखा था कि हाउ फ्लो ऑफ चार्जेस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने देखा था कि एक वायर के क्रॉस सेक्शन से, मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन है और यहाँ पे अगर हमने एक सेल कनेक्ट कर दिया तो इस सेल से जब करंट फ्लो करेगा, और हमने ये भी देखा था कि करंट का फ्लो हम लोग ऐसे दिखाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो लाइक दिस टू कॉन्स्टिट्यूट करंट। इसका रीजन मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में बता दिया था। सो हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि अगर किसी भी एक पॉइंट से काफ़ी सारे चार्जेस पास करे 1 सेकेंड टाइम पे, तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हुआ है। द नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर पर सेकेंड टाइम या पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका हमने फॉर्मूला देखा था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और इसी क्यू को अगर हम लोग और स्प्लिट करना चाहे तो फिर हम लोग इसको कर सकते हैं I इज इक्वल टू N इंटू ई अपॉन टी। क्यों? क्योंकि Q का वैल्यू होता है N इंटू ई। सो इस बेसिस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। ठीक है, तो ये हो गई सारे के सारे पार्ट्स की हमारी हल्की सी रिवीजन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओहम्स लॉ। अब क्या है ये ओहम्स लॉ? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाती अगर ये ओहम पैदा नहीं होते। तो पैदा हुए तो हुए, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल चीज़ों के साथ खेलने का बहुत शौक रखते थे। ठीक है ना। इन्होंने एक सेल लिया, इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया, और वायर से कनेक्ट करने के बाद ये इस सेल की वोल्टेज जानने लग गए। ये इसके अंदर उस वोल्टेज से कितना करंट का उत्पत्ति होता है उसको जानने में रुचि रखने लग गए। सो मान लीजिए यहाँ पे उन्होंने 2 वोल्ट का जो है एक सेल ले लिया, तो इससे इसके अंदर कितना करंट जाएगा इसके बारे में वो सोचने लग गए। और उसके बाद उन्होंने V और I के बीच में कुछ रिलेशनशिप निकाला, और इस रिलेशनशिप से जन्म होता है रेजिस्टेंस का। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से ओम जी ने जो है कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, उससे उन्होंने V और I के बीच में रिलेशनशिप निकाला, और इस रिलेशनशिप से जन्म हुआ रेजिस्टेंस का। आइए आज हम लोग इन सारी चीज़ों को जानते हैं। तो ओहम जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सिल्वर वायर ले लिया। ठीक है, ये किससे बना हुआ है? सिल्वर से बना हुआ है। और इसके साथ इन्होंने ले लिया एक 2 वोल्ट का सेल। ठीक है, 2 वोल्ट सेल, और यहाँ पे उन्होंने कनेक्ट कर दिया एक एमीटर। एमीटर को हम लोग ऐसे सिंबलाइज करते हैं। एमीटर क्या करता है जी? बिल्कुल, ये करंट को गिनने में मदद करता है। हाउ मच इज द करंट प्रोड्यूस्ड इन दिस सर्किट, उसके लिए ये हम लोग एमीटर लगाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे 2 वोल्ट का एक सेल लगाया और यहाँ पे उन्होंने एमीटर कनेक्ट कर दिया। अब वो इसकी रीडिंग्स जानने लगे।
तो उन्होंने ये देखा कि 2 वोल्ट के सेल से उनको यहाँ पे जो करंट है ये 2 एम्पियर का मिला। ठीक है, बढ़िया, मज़ा आया। एक और सेल लगाते, तो उन्होंने एक और सेल लगा दी, ये वाली भी 2 वोल्ट की लगा दी। अब इनके पास टोटल 2 मिलाकर 4 वोल्ट हो गए। अब उन्होंने देखा कि ये जो एमीटर है इस पे भी रीडिंग आ गई 4 एम्पियर हो गया। अरे वाह, ग्रेट, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ गया, ये यहाँ पे 2 से 4 हो गया, इधर भी 2 से 4 हो गया। अब उन्होंने बोला कि एक और लगाते हैं, तो उन्होंने एक और सेल लगा दी, तो एक और सेल लगा दी, तो ये 2 मिलाकर हो गए 6 वोल्ट्स। यहाँ पे उन्होंने देखा कि एमीटर पे भी आ गया 6 एम्पियर, बड़े खुश हो गए वो। ठीक है ना। अब उन्होंने 3 रीडिंग्स निकाल ली, 2 वोल्ट पे 2 एम्पियर का करंट, 4 वोल्ट पे 4 एम्पियर का करंट, 6 वोल्ट पे 6 एम्पियर का करंट। ये उनका डे 1 गेम था। ठीक है ना, गेम तो रोज खेलते थे, ये उन्होंने डे 1 पे किया। और इन रीडिंग्स के बेसिस पे उन्होंने एक ग्राफ भी ड्रॉ किया, इसको कहते हैं हम लोग VI ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स एक्सेस है इस पे उन्होंने करंट I की वैल्यू रखी, और ये जो हमारा Y एक्सेस है इसके ऊपर उन्होंने वोल्टेज रख दिया V। ठीक है, ये है 0 मार्क। सो उन्होंने देखा कि जब वोल्टेज 2 था तो उस टाइम पे करंट भी 2 था, तो यहाँ पे उन्होंने ऐसे मार्क कर दिया। जब वोल्टेज 4 हो गया तो उस टाइम पे करंट भी 4 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे मार्क कर दिया। जब वोल्टेज 6 हो गया उस टाइम पे करंट भी 6 हो गया, तो उन्होंने कहीं यहाँ पे मार्क कर दिया। और उसके बाद उन्होंने इनसे जब एक लाइन पास की तो उनको एक लीनियर ग्राफ मिला, अपवर्ड मूविंग लीनियर ग्राफ, सीधा ग्राफ मिला। इससे अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2, इधर भी 2, इधर 4, तो इधर भी 4, इधर 4, इधर 6, तो इधर भी 6। तो उन्होंने डे 1 का तो कंक्लूजन ऐसा निकाला कि V इज इक्वल टू I। ये उनका डे 1 का कंक्लूजन है। काफी सेटिस्फाइड तरीके से रात को जाकर सो गए। अब अगले दिन सुबह उठे, उनको आज भी खेलना है, तो डे 2 ऑफ द गेम। तो डे 2 ऑफ द गेम के लिए अब क्या, किससे खेलेंगे वो? उनके पास खेलने के लिए यही चीजें थी, यही वायर, बैटरी, यही सारी चीजों से खेलते रहते थे। अगले दिन सुबह उठ के उन्होंने अब यहाँ ले लिया एक कॉपर वायर। पहले दिन था सिल्वर वायर, अब है उनके पास एक कॉपर वायर। इससे उन्होंने जो है वापस से एक 2 वोल्ट के सेल को कनेक्ट किया। 2 वोल्ट के सेल को कनेक्ट करने के बाद वो इस एमीटर पे रीडिंग देखना चाहते थे क्या आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि अगर वोल्टेज 2 वोल्ट है तो करंट जो है वो निकल के आया 1 एम्पियर। हो गया है, कल तो 2 आ रहा था, कोई बात नहीं, दूसरा लगा के देख लेते। तो उन्होंने दूसरा लगा के देख लिया। तो उन्होंने दूसरा जब लगाया तो अब 2 2 4 वोल्ट से उनको करंट जनरेट हुआ 2 एम्पियर का। अरे कल तो 4 हुआ था। अब उन्होंने एक और लगाया, एक और लगा के उन्होंने देखा 6 वोल्ट पे उनको आया 3 एम्पियर। सो वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू उन्होंने डे 1 के कंक्लूजन के बाद कहा था कि एक दूसरे से क्या है, इक्वल। बट क्या वो यहाँ पे इक्वल है? नहीं। लेकिन आप एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे 2 पे 1 था, यहाँ पे 4 पे 2 हो गया। इसका मतलब वोल्टेज बढ़ते ही करंट बढ़ तो गया ना। यहाँ पे भी 4 से 6 हो गया, तो यहाँ पे 2 से 3 हो गया, मतलब बढ़ तो गया। पिछले दिन भी 2 पे 2 था, 4 पे 4 था और 6 पे 6 था। इसका मतलब जैसे ही वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे ही करंट बढ़ रहा है। ये चीज तो इधर और इधर दोनों में ही कॉमन है कि वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो करंट की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये कह सकता हूं मैं कि V इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू I, बट एटलीस्ट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर मेरा V बढ़ रहा है तो मेरा I भी बढ़ रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर V और I इनके बीच में रिलेशनशिप निकालना हो तो एटलीस्ट मैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कह सकता हूं, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ गई तो ये वैल्यू भी बढ़ गई। अब अगर हम लोग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल हटाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? हम इसको इक्वल टू लगाते हैं और इस तरफ हम लोग लगाते हैं कोई एक कांस्टेंट, है ना। तो ये जो कांस्टेंट है, अब ओहम जी ने इसके ऊपर रिसर्च किया तो उनको पता चला ये कांस्टेंट और कोई नहीं बल्कि रेजिस्टेंस है। इसका मतलब उन्होंने देखा कि पहले दिन और दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या फर्क था। पहले दिन उन्होंने यूज किया था सिल्वर वायर और अगले दिन उन्होंने यूज किया कॉपर वायर। दोनों ही अच्छे कंडक्टर है, बट
सिल्वर और कॉपर में डिफरेंस ये है कि सिल्वर का रेजिस्टेंस काफी कम है, कॉपर का उसके मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। सो व्हाट मेड द डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ V एंड I? दिस रेजिस्टेंस R। तो यहां से ओहम जी ने जो है रेजिस्टेंस की खोज की। अब कुछ लोगों के दिमाग में, वैसे ज़्यादा तो नहीं, कुछ ही लोगों के दिमाग में ये सवाल रह गया होगा कि सर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, तो इसको निकालने के बाद हम लोग इधर इक्वल टू के बाद ये कांस्टेंट क्यों लगाते हैं? मतलब 9 से समझते तो आए हैं कि जब हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाए वहां पे इक्वल टू लगता है, कांस्टेंट लगता है, लेकिन क्वेश्चन है क्यों। और मैंने कहा था सूर्य किरण में आपका कोई भी क्यू व्यर्थ नहीं जाएगा। चलिए मैं इसका भी आपको जवाब देता हूं। इसके लिए हम एक एनालॉजी समझते हैं, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाई डू वी यूज इक्वल टू साइन एंड कांस्टेंट, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए। मैं आपको एक एनालॉजी देता हूं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, ठीक है ना, एक छोटा सा कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, मान लीजिए फ्रूटी का बॉटल है। ये जो बॉटल है, ये बॉटल अभी फिलहाल मेरा 500 ml का है, ठीक है ना। आप देखेंगे ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल्स आते हैं, ये सबसे छोटा वाला 20 रुपए वाला साइज, उसके बाद आपके आधे लीटर वाला साइज 500 ml, उसके बाद 1 लीटर का साइज, 2 लीटर का साइज, लगभग सिमिलर ही होता है ना। सिमिलर होता है, सेम नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 500 ml वाला बॉटल लूँ और इसी के साथ में मैं यहाँ पे बाजू में एक लीटर का बॉटल लूँ, तो ये भी काफी सिमिलर होता है दिखने में। तो मैं कह सकता हूँ सिमिलर है। क्या ये सेम है? इज दिस एंड दिस सेम, इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। तो क्या ये सिमिलर है? जी बिल्कुल सिमिलर है। सो मैं यहाँ पे लगाऊंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये इसके इक्वल तो नहीं है बट काफी सिमिलर है। और ये कितने का है? ये है 1 लीटर का। सो दिस इज 500 ml एंड दिस इज 1 लीटर। सो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को इक्वल बनाना चाहूँ, जिद पे आ गया हूँ मैं, नहीं मैं नहीं जानता ये दोनों इक्वल है, मैं नहीं जानता। तो अगर मैं इसको इसके इक्वल करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। अब अगर मैं 2 इंटू 500 ml करूँ तो 1 लीटर आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। अब अगर मान लो कि मैंने इसको 500 ml से चेंज करके इधर रख दिया 1 लीटर, यहाँ पे है 1 लीटर, तो अगर मैंने 500 से इसको 1 लीटर बनाया है, मतलब दुगना बढ़ा दिया ना, तो इसको भी दुगना बढ़ाऊंगा तो 1 लीटर से ये हो जाएगा 2 लीटर। सो ये बढ़ गया तो ये भी बढ़ गया, है ना। इफ आई इंक्रीज दिस ऑल्सो इंक्रीज्ड। सो इस केस में अगर मैं ये इक्वेशन दोबारा देखूं तो क्या फिर से ये परफेक्ट है? 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, जी बिल्कुल परफेक्ट है। इसका मतलब क्या मैंने इस नंबर को छेड़ा? नहीं छेड़ा। तो ये क्या हुआ? मेरा कांस्टेंट। मैं इसमें और भी चेंजेस कर सकता हूं। अब मान लीजिए कि ये 500 ml था, 500 से मैंने इसको दुगुना बढ़ाया तो ये 1 लीटर हो गया। अगर मैं इसको 4 गुना बढ़ाता हूँ 500 ml से कंपेयर करिए, अगर मैं 500 ml से इसको 4 गुना बढ़ाऊं तो ये 2 लीटर हो जाएगा। और ये पहले 1 लीटर था, 1 लीटर से अगर मैं इसको 4 गुना बढ़ाऊं तो ये 4 लीटर हो जाएगा। अब क्या ये इक्वेशन अब भी करेक्ट है? 2 इंटू 2 लीटर्स गिव मी 4 लीटर्स। यस, इसका मतलब इस वैल्यू को मैं कभी नहीं चेंज कर रहा हूं, इसीलिए इसको कहते हैं कांस्टेंट। इसका मतलब ये कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल का मतलब होता है कि ये इसके सिमिलर है बट सेम नहीं है। तो सेम बनाने के लिए मुझे एक साइड पे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तब जाकर जो है दूसरे साइड के वो इक्वल टू हो जाएगा। ये है कंसेप्ट, ठीक है ना। इसके वजह से जो है हम लोग यहाँ पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखे हुए थे। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हमने इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाया तो हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टेंस लगाए, और वो रेजिस्टेंस हमारा जो है कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है ना। सो दिस रेजिस्टेंस इज आर कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका भी एक ग्राफ प्लॉट कर ले, जो हमारे ओहम जी ने ये वैल्यूज निकाली थी। इफ आई हैव टू मेक अ ग्राफ ऑफ दिस वैल्यूज ऑल्सो, सो लेट मी ड्रॉ ओवर हियर, this is I on the x-axis and this is V on the y-axis. This is 0.0. So for 2 volts I got 1 ampere. For 4 volts
I got 2 एम्पियर, फॉर 6 वोल्ट्स I got 3 एम्पियर। अब अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दूं तो इन सबको जोड़ने से मुझे फिर से एक लीनियर ग्राफ मिल रहा है। अगर लीनियर ग्राफ मिल रहा है इसका मतलब V और I दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चीज़ हमें ग्राफ से प्रूफ हो गई। सो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी कंडक्टर, एनी कंडक्टर फॉलोइंग Ohm's law will always show linear graph for relationship between V and I। V एंड I के बीच के रिलेशनशिप के लिए कोई भी कंडक्टर जो कि ओहम्स लॉ को फॉलो करे वो हमेशा एक लीनियर ग्राफ देगा। और इस लीनियर ग्राफ का मतलब है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और यही से जन्म होने वाला है ओहम्स लॉ का। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई कि अगर कोई भी कंडक्टर ओहम्स लॉ को फॉलो करेगा तो उसके V और I ग्राफ में हमेशा एक लीनियर ग्राफ मिलेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है। सो ओहम जी ने जो है अपने इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सिल्वर वायर, कॉपर वायर, ही केप्ट ऑन चेंजिंग द सेल्स, ठीक है, इंक्रीजिंग द वोल्टेज, ही सॉ दैट देयर वाज ऑलवेज अ स्टडी इंक्रीज इन द करंट। ठीक है, जितना वोल्टेज को चेंज करोगे उतना ही करंट भी चेंज होगा। लेकिन ये सारे ही एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने अपने किसी एक रूम में किए होंगे और उस रूम में आपने जब देखा कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ और दूसरे एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर का चेंज नहीं हुआ होगा। उन्होंने घर में किया तो मोस्टली रूम टेम्परेचर होगा। सो रूम टेम्परेचर जो है डे 1 पे डे 2 पे ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा। इसका मतलब ये कि जब ओहम्स लॉ हम लोग देखते हैं उस टाइम पे एक अजम्पशन होता है और वो अजम्पशन होता है कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो उन्होंने रूम टेम्परेचर पे किए थे। सो रूम टेम्परेचर करीब करीब 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होता है। इसका मतलब ये कि उनके एक्सपेरिमेंट्स में टेम्परेचर को लेकर उन्होंने कोई ज़्यादा बातचीत नहीं की है क्योंकि उन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिया था। ठीक है ना। तो इसीलिए आज जब हम लोग ओहम्स लॉ पढ़ते हैं उस ओहम्स लॉ में हम सबसे पहला स्टेटमेंट लिखते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ potential difference at the ends of wire is directly proportional to the amount of current flowing through it। सो ओहम जी की अंग्रेजी बड़ी अच्छी थी। उन्होंने ये कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अगर मैं इनके कीवर्ड्स को पकड़ूं तो उन्होंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमारा V, ठीक है ना। एट द एंड्स ऑफ द वायर क्या है मैं समझाऊंगा। क्या बोला? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टू द अमाउंट ऑफ करंट। करंट मतलब I। तो बेसिकली ओहम लॉ से आपको ये वाला रिलेशन आएगा। ठीक है। अगर आप ओहम्स लॉ के स्टेटमेंट को लिखते हैं तो यू विल कम टू दिस इक्वेशन V is directly proportional to I। Now we know that
कि V can become equal to I only when there is a constant, and that constant is R. So from here we get the famous formula V is equal to IR, और इसके ऊपर आएंगे आपको न्यूमेरिकल्स. सो जब भी आपको ओहम लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें V इज इक्वल टू IR यूज होगा. ठीक है ना. अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स को. उससे पहले मैं आपको इसका पूरा का पूरा स्टेटमेंट समझा देता हूं कि क्या लिखा है उन्होंने. ये तो समझ में आ ही गया, बट ये सारी जो वर्ड्स एट द एंड ऑफ द वायर और ये सारी चीजें, ये क्या है. देखिए, हमने पढ़ा था कि करंट तब तक फ्लो करेगा जब तक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस खत्म, इसका मतलब ऊंचा नीचा सब खत्म, तो कोई भी चीज फ्लो नहीं करेगा. जैसे पानी भी ऊपर से नीचे तक फ्लो करता है, ठीक है ना, उसी तरह करंट भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ्लो करता है. तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही खत्म हो गई तो फिर करंट फ्लो ही नहीं करेगा. सो ध्यान दीजिए, इधर यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज और यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज, और ये जो है ये हमारा सेल है जो कि हमारे कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है. सो अगर मैं इस वायर को देखूं तो ये वायर का ये एक एंड है और ये दूसरा एंड है ना. ऐसे घुमाकर अगर ये इधर से इधर आ जाए तो दिस इज वन एंड, दिस इज द अदर एंड. तो इन दोनों एंड्स पे ही तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है ना. यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है. लेट से पॉजिटिव 3 इधर है, नेगेटिव 3 इधर है. सो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है. तो ये जो पोटेंशियल से किधर है, हमारे एंड्स ऑफ द वायर पे है. इसीलिए बोला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे आया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ द वायर. ओके, देन इट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. इसका मतलब इस सर्किट में, इस वायर में जो करंट फ्लो करेगा I, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हमारा वोल्टेज है, ये इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ये है इस अंग्रेजी शब्दों का रूपांतर. ठीक है. सो आई होप आपको ओहम्स लॉ समझ में आ गया. अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे. ठीक है, चलिए. नाउ लेट अस फोकस ऑन द न्यूमेरिकल्स पार्ट. सो न्यूमेरिकल्स में आपको पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR. V इज इक्वल टू IR में V इज द वोल्टेज, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट द पोटेंशियल डिफरेंस. I इज करंट एंड R इज गोइंग टू बी द रेजिस्टेंस, जो कि करंट को फ्लो करने से रोक रहा हो. रेजिस्ट करने का मतलब, रेजिस्टेंस मतलब जो कि करंट को फ्लो करने से रोक रहा हो. सो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज, यहाँ पे हमारे पास करंट और यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस. ठीक है. सो अगर उससे पहले हम लोग ये चीज देख ले कि V इज इक्वल टू IR है. अब इसी सभी के अगर मैं यहाँ पे SI यूनिट्स लिख दूँ तो फिर वोल्टेज का होगा वोल्ट्स, करंट का होगा एम्पियर, और रेजिस्टेंस का होता है, क्योंकि इसको ओम जी ने फाइंड किया था इसीलिए ओहम. सो नाउ इफ आई हैव टू डिफाइन 1 ओहम, अगर मुझे 1 ओहम डिफाइन करना है तो मैं कैसे करूंगा, सबके SI यूनिट्स लगा देंगे उसके फॉर्मूले में. सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 ओहम. ठीक है ना. सो ये ऐसे बन जाएगा. अब मुझे ओहम का डेफिनेशन चाहिए, तो ओहम को इधर छोड़ के बाकी सबको इधर ले आइए. सो आई कैन से 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. अब इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे कि अगर हमें 1 ओहम का डेफिनेशन पूछ दिया तो हम बोलेंगे इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर इज 1 वोल्ट and the amount of current flowing through is 1 ampere, then the resistance is said to be 1 ohm. If 1 volt of potential difference is present at the end of the wire and the amount of current flowing through the wire is 1 ampere, then the value of resistance is 1 ohm. So इससे हमने 1 ohm का definition भी जान लिया. अब हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे.
सो न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चंस जो है वो इस प्रकार बनेंगी। फाइंड आउट द रेजिस्टेंस in a circuit if the potential difference is 6 volts and the current flowing through the circuit is 3 amperes. Find out the resistance. ठीक है, if the potential difference is 6 volts and the current flowing through is 3 amperes. सबसे पहले क्या करना है, हमें लिखना है given. So given में हमारे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V की जो वैल्यू है, V की वैल्यू है 6 वोल्ट्स। उसके बाद करंट I इसकी वैल्यू है 3 एम्पियर और हमें R निकालना है। सो एज वी नो V इज इक्वल टू आई आर, तो R निकालना है तो I को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो इसका मतलब R इज इक्वल टू V अपॉन I, और V की जो वैल्यू है वो है 6 एंड करंट की वैल्यू है हमारी 3, तो ये कट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 2 ओहम। सो जो ओहम का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 ओहम। इतने आसान क्वेश्चंस है। देखिए क्वेश्चंस तो हमेशा आसान ही होता है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक इज गुड तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आसान था क्योंकि वैल्यूज वैसे थे। यहाँ पे कन्वर्जन करने के लिए कुछ है नहीं, हमें क्वेश्चन में हमेशा ये वोल्टेज में ही दिया होगा, यहाँ पे एम्पियर में ही दिया होगा। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कभी आप मिली एम्पियर का टर्म देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कभी आपको मिली एम्पियर दे देंगे, यहाँ पे आपको कभी मिली वोल्टेज दे देंगे। सो ये मिली क्या होता है देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब ऐसे ही एक दो और क्वेश्चंस कर लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग होमवर्क क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन 2, if the potential difference across the ends of wire is 20 volts, the current flowing through the circuit is 10 milliampere, then find resistance। अब यहाँ पे हमें कन्वर्जन करने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास वोल्टेज 20 वोल्ट्स और करंट जो है करंट आई वो गिवन है हमें 10 मिली एम्पियर, स्मॉल एम और एम्पियर, और हमें पूछा है कि आर की वैल्यू कितनी होगी। सो अब हमें जो है यहाँ पे थोड़े से कन्वर्जन्स देखने पड़ेंगे। सो सबसे पहले जो है, सबसे पहले आप ये समझिए कि ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं, मिली, माइक्रो, नैनो एंड पीको, ठीक है। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, माइक्रो, मिली का सिंबल होता है स्मॉल एम, माइक्रो इस तरीके से सिंबलाइज होता है और ये होता है 10⁻⁻6, नैनो स्मॉल एन से सिंबलाइज होता है, ये है 10⁻⁹, एंड पीको स्मॉल पी से सिंबलाइज होता है, ये होगा 10⁻12। ये हो गए आपके स्मॉल वैल्यूज, ठीक है ना। जैसे एम्पियर था, ये मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर, पीको एम्पियर, ऐसे ये स्मॉल वैल्यूज है। ऐसे ही वैल्यूज बड़े भी हो सकते हैं, जैसे आपने कंप्यूटर के टर्म्स में सुना होगा KB, MB, GB, TB, है ना। इसमें जैसे K मतलब किलो
है ना, किलोमीटर, किलोग्राम्स सुना होगा आपने, तो किलो होता है हमारा 10⁻3, उसके बाद होता है मेगा, मेगा होता है 10�6, उसके बाद गीगा 10⁹, और उसके बाद होता है टेरा 10⁻12। तो ऐसे आपको छोटे वैल्यूज भी बता दिए और बड़े वैल्यूज भी बता दिए। जैसे हम फिजिक्स में किलोमीटर ऐसे ही टर्म यूज करते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर में आपने सुना होगा किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, है ना, तो ये वैसे टर्म्स है। तो ये हमारा 10⁻3, -6, -9 एंड -12। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे 10 मिली एम्पियर्स है, इसका मतलब ये हो जाएगा 10 × 10⁻³ एम्पियर। ये जो है ये वैल्यू हमारी हो गई कन्वर्ट। अब हम इसको सिंपल अपना नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे, V = IR, विच मीन्स R = V/I। अब V कितना है हमारा 10 है, I कितना है 10 × 10⁻³ अब ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +3, 10⁻³ हो गया, और नीचे हमारा यहाँ पे है 10, तो ये जो है 0 से 0 कट, और हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा 2 × 10⁻³ ओहम, 2 × 10⁻³ ओहम्स। इस तरीके से जो है हमने अपना रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आई होप आपको ये वैल्यू समझ में आई होगी। आप इसको जो है नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने 2 क्वेश्चंस देखे जहां पे हमें रेजिस्टेंस पूछा गया था। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको रेजिस्टेंस ही पूछा जाएगा, आपको 3 वैल्यूज में से कोई भी 2 वैल्यूज गिवन होंगी और आपको बाकी एक जो वैल्यू बचता है वो पूछा होगा। सो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द करंट if the potential difference is 5 volts and the resistance in the circuit is 2.5 ohms। तो क्या पूछा है, फाइंड द करंट पूछा है। इसका मतलब I = क्वेश्चन मार्क, R की जो वैल्यू है वो है 2.5 ओहम्स, और जो वोल्टेज है वो है 5 वोल्ट्स। सो वी नो दैट V = IR, इसका मतलब I = V/R। तो V की वैल्यू हमारी 5 है और R की जो वैल्यू है वो है 2.5। सो ये 2.5 अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो ये हो जाएगा 50/25। सो 1 ज़ा ये 2 ज़ा, तो इसका मतलब 2 एम्पियर का हमारा आ जाएगा करंट। सो इस तरीके से आ सकता है। ये सारे इजी टाइप के क्वेश्चंस है। दिस विल बी आस्क्ड फॉर ईदर 2 मार्क्स और समटाइम्स इट माइट ऑल्सो कम फॉर 1 मार्क। ये 1 या 2 मार्क वाले सवाल है। ठीक है ना। सो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। Now, if the current flowing through the circuit is 3.4 ampere and the resistance is 2 ohms, find the voltage। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 3.5 एम्पियर एंड द रेजिस्टेंस इज 2 ohms, फाइंड द वोल्टेज। सो इस केस में जो है हमारा वोल्टेज क्वेश्चन मार्क है। I की जो वैल्यू है वो है 3.4 एम्पियर और जो R की वैल्यू है वो है 2 ohms। सो हमें निकालना है यहाँ पे कि V की वैल्यू कितनी होगी।
सो V निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे IR। तो V इज इक्वल टू IR में V निकालने के लिए I दिया हुआ है हमारा 3.4 इंटू यहाँ पे करना है मुझे 2। सो ये हो जाएगा हमारा 3.4 इंटू 2 6.8 वोल्ट्स। इस तरीके से वोल्टेज आ जाएगा। तो मैंने आपको 4 क्वेश्चंस करवाए, जिसमें से 2 में हमने रेजिस्टेंस फाइंड किया, एक में हमने करंट फाइंड किया और एक में हमने वोल्टेज फाइंड किया। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी थे ये सब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये कभी 1 मार्क में भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो 2 मार्क में आएगा। आसान क्वेश्चंस थे ये, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग एक लेवल स्विच करते हैं हायर पे। Question number 5. If an electric iron is connected to a 110 voltage source, or let's say 220 voltage source, it consumes 5 ampere current. If now the same iron is connected to a 110 volt source, then the current consumed will be if an electric iron is connected to a 220 volt source, it consumes 5 ampere current. If now the same iron is connected to a 110 volt source, then the current consumed will be। ठीक है, चलिए इसको आप समझते हैं। ये जो है ये 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट ये बोला कि हमारे पास जो सर्किट गिवन है उस गिवन सर्किट का वोल्टेज है 220 वोल्ट्स। ठीक है, अब ये कितना करंट कंज्यूम कर रहा है? ये करंट कंज्यूम कर रहा है 5 एम्पियर का। ठीक है ना। अब बोला कि अगर इसी आयरन को हम लोग 110 पे स्विच करें तो इधर करंट कितना आएगा? हमारा आयरन सेम है। एक चीज़ यहाँ से ध्यान रख लेना, घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, चाहे वो लाइट हो, फैन हो, टीवी हो, फ्रिज हो, एसी हो, हर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस करंट कंज्यूम करता है तभी वो चलता है। जो करंट कंज्यूम कर रहा है, खुद अपने पास खींच रहा है और आगे नहीं बढ़ने दे रहा, वो एक रेजिस्टेंस हुआ। इसका मतलब फैन, लाइट, टीवी, एसी, सब कुछ जो भी आपके घर में कनेक्टेड है, सब कुछ एक रेजिस्टेंस है। ठीक है ना। इसका मतलब ये समझिए कि हमारे पास यहाँ पे जो स्थिरी दी गई है, इलेक्ट्रिक आयरन मतलब स्थिरी, तो ये जो स्थिरी दी गई है ये स्थिरी क्या है? एक रेजिस्टेंस ही तो है। सो अगर ये आयरन पहले 220 पे कनेक्ट हो रहा था और वो करंट दे रहा था 5 एम्पियर का, इसी आयरन को अगर मैं इधर यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे 110 पे वो कितना करंट कंज्यूम करेगा ये निकालना है। लेकिन अगर ये मेरी स्थिरी सेम ही है दोनों केस में, इसका मतलब क्या कि मेरा रेजिस्टेंस सेम ही होगा। अब इसका मतलब मेरे को V से I निकालने के लिए एक और चीज़ चाहिए, वो है R। हमें इधर तो R भी नहीं पता है। अगर R पता चल जाए तो I तो निकल जाएगा इजीली। तो ये R जो है कहाँ से आएगा? ये आएगा इधर से, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास V और I दिया हुआ है। तो V और I से मैं क्या निकाल लूंगा? R निकाल लूंगा। जो R इधर आएगा वही R इधर चले जाएगा, और फिर ये R और ये V से हम लोग जो है I निकाल सकते हैं। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया। स्थिरी तो वही यूज हो रही है 220 पे भी और 110 पे भी। हमने यहाँ पे 220 पे देखा कि करंट आया 5, तो फिर इसका रेजिस्टेंस जो है इन दोनों के वैल्यू से निकल जाएगा। जो भी रेजिस्टेंस निकलेगा, क्योंकि स्थिरी वही था, इसीलिए जब मैं इसको 110 पे कनेक्ट करूंगा तो मुझे कितना करंट आएगा वो भी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। सो R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
सो R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है। सो V जो है वो है हमारा 220 और इसको हमें डिवाइड कर लेना है 5 से। सो जब हम लोग 220 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यही R तो इधर यूज़ होने वाला है ना। मुझे आंसर तो I का निकालना था, तो हो सकता है कि 220 अपॉन 5 यहाँ पे जब मैं डालूंगा तो इससे कुछ कटवट हो जाए। इसीलिए मैं, अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल के भी रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करना किससे आसान होगा वो समझ में आना चाहिए। मैंने अगर इसको 220 अपॉन 5 इधर लिख दिया तो मेरा कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगा। देखते हैं कैसे। ठीक है। सो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, मेरा R है 220 अपॉन 5। नाउ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट I। सो आई नो दैट कि I इज इक्वल टू V अपॉन R। सो V जो है वो कितना है, 110 है इस बार, और R की जो वैल्यू है वो है 220 अपॉन 5। सो यहाँ पे डिवीजन के नीचे एक और डिवीजन, ये 5 ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 110 अपॉन 220 इंटू 5। अब देखिए 0 से 0 कट, 11 1 जा 11 2 जा, इसका मतलब ये आ गया हाफ। इसका मतलब इधर मेरा करंट आ जाएगा 2.5 एम्पियर। क्यों? क्योंकि ये हाफ है और ये जो 2 है नीचे 1/2, इससे अगर मैं 5 को डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2.5 एम्पियर। इसका मतलब जो करंट सेकेंड केस में कंज्यूम करेगा हमारा आयरन वो है 2.5 एम्पियर। सो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे आ गया 2.5। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल कैसे अप्रोच करना है समझ में आया। अगर हमें दो केसेस दिए हैं कि पहले केस में बताया ये V है और ये I है, और दूसरे केस में बोला कि हमारा जो अप्लायंस है, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो तो सेम ही है, लेकिन इस बार उसका हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको चेंज कर दिया है, तो अब वो कितना करंट कंज्यूम करेगा। तो इसको दो पार्ट्स में ऐसे सॉल्व कर लेना है। पहले वाले पार्ट में V और I से R निकल जाएगा और वो R को अगले वाले केस में डालेंगे तो V और R से जो है I निकल जाएगा। इस तरीके से आंसर आएगा। ये अप्रोच हमारे स्कूल में करेंगे तभी हमें 3 नंबर मिलेंगे। लेकिन देखिए ऐसा है कि अगर आप थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। इसका मतलब अगर पहले मेरा 220 पे वैल्यू ऑफ करंट 5 एम्पियर था, तो अगर मैं इसको सीधे से 110 वोल्ट्स बना दूंगा तो फिर मेरा इधर जो आंसर आना है वो तो ये भी हाफ हो जाएगा ना। यहाँ पे 220 का 110 कर दिया मतलब हाफ हो गया, तो अगर मैं 5 को भी हाफ कर दूंगा तो 2.5 आ जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम बैठकर इतना सॉल्व नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम सीधे से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का लॉजिक लगाएंगे। अगर हमारा V हाफ हो गया है तो हमारा जो I है वो भी हाफ हो जाएगा। अगर सर कुछ और चेंज हो गया तो, अगर ये एग्जैक्टली हाफ ना हुआ हो तो पहले आप निकालो कि कितना हो गया। क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। अगर V हमारा 1/3 हो गया तो I भी हमारा 1/3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 कर देंगे। तो इस तरीके से लॉजिक से अगर आप काम करेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए तो आपका आंसर जल्दी आएगा, आप उसको ऑप्शन में देखकर जल्दी टिक कर पाएंगे। ठीक है ना। सो अभी जैसे CBSE ने भी इंट्रोड्यूस कर दिया है MCQs। अगर ये MCQ क्वेश्चन में आ जाए तो आप ऐसे लॉजिक से आंसर टिक कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव में हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट अगर ये थियोरी में आए तो थियोरी में हमें इसी प्रकार से अप्रोच करके इसको सॉल्व करना। ध्यान रखिएगा, अगर आपने थियोरी में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये हाफ हो गया तो ये भी हाफ हो गया, इस तरीके से सॉल्व किया तो हो सकता है कि आपको आधे नंबर मिले, हो सकता है कि वो भी ना मिले। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, स्कूल में करते वक्त आपको इसको फुल लेंथ पे ही सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन तो दूंगा, लेकिन उससे पहले 2-3 इंटरेस्टिंग कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला ये कि अब हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीख लिया। रेजिस्टेंस का SI यूनिट जो है वो ओहम्स होता है, वो भी जान लिया। लेकिन रेजिस्टेंस क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस एक अंग्रेजी शब्द है, कोई भी चीज को आगे बढ़ने से रोकना, रेजिस्ट करना, है ना, रुकावट बन जाना। तो ये एग्जैक्टली करता कैसे है? हाउ डज दिस हैपन? सो लेट अस फर्स्ट सी कि हाउ रेजिस्टेंस वर्क्स। रेजिस्टेंस का एक्चुअल रीजन क्या है वो जानते हैं। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये मेरा एक सर्किट है। इस सर्किट में यहाँ पे मेरे पास
एक सेल है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, हम करंट का डायरेक्शन तो कन्वेंशन के हिसाब से ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहे होंगे, ऐसे, है ना। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने इस वायर को थोड़ा सा इस हिस्से पे जूम कर ले रहा हूँ। ये जो वायर है ये दिख नहीं रहा मुझे अंदर का, उसके अंदर झांकने के लिए मैंने इतने पार्ट को थोड़ा सा जूम कर लिया। ये वही वायर है, इतना ही थिक है, लेकिन मैंने इस पॉइंट पे थोड़ा सा इसको जूम कर लिया। सो वायर में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, इसका मतलब आपको इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे मूव करते हुए नजर आएंगे, है ना। दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फॉरवर्ड। अब यहाँ पे क्या क्या सिनेरियोस पॉसिबल है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हटा दिया, मैंने सर्किट में जो बैटरी कनेक्ट की थी वो बैटरी मैंने या सेल मैंने निकाल दी। सो अगर मैं सेल निकाल दूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस तो रहेगा नहीं, तो क्या अब मेरे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स तो तब फ्लो करते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो यहाँ पे क्या होगा, आपको इसके अंदर ऐसा दिखाई देगा कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एकदम रैंडम मोशन में चल रहे हैं, कोई सीधा, कोई ऊपर, कोई नीचे। इसका अलग, अब इसका कोई अता पता नहीं है, कोई भी कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सो दिस इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी देयर इनसाइड द वायर। ऐसा नहीं है कि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो ऐसे जाना था वो नहीं फ्लो करेंगे, ठीक है। वो ऐसे ही रैंडमली इधर 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 उधर इधर इधर भटकते रहेंगे, बिकॉज ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। सोडियम ने तो अपना काम कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं था। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर ऐसे ही घूमे जा रहे थे। कब? जब मैंने इधर कोई पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। चलिए, अब मैंने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मैंने सेल लगा दी। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो हम देखते हैं कि करंट का डायरेक्शन ऐसा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ऐसा होगा। उस केस में क्या आपको इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल नजर आएंगे। अब जब ये फ्लो करते हुए नजर आएंगे तो फिर ये कैसे दिखेंगे? हम ऐसा सोचते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन्स एकदम सीधे सीधे अच्छे बच्चों की तरह सीधे सीधे जाते हुए दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। We do not see them traveling like this in a straight line. Why so? This is because ये जो मेरी मटेरियल है, लेट्स से मैंने यहाँ पे कॉपर यूज़ किया है। सो कॉपर जो है, कॉपर का जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में बीच में तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होंगे और इसी न्यूक्लियस के बीच में हमारे न्यूट्रॉन्स भी होंगे। सो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बाहर जो है ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो अगर ये पूरा का पूरा वायर कॉपर से बना हुआ है तो उस कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अकेले थोड़ी ना होंगे, उसके अंदर प्रोटॉन्स भी होंगे, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी होंगे, है ना। सो इस वायर के अंदर कहीं कहीं पे हमारे पास ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। मान लीजिए कि ये प्रोटॉन है, ये मान लीजिए न्यूट्रॉन है, ये मान लीजिए प्रोटॉन है, ऐसे ही बीच बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। अब प्रोटॉन जो होता है इसका मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, 10⁻⁻27 kg। और अगर इसी मुकाबले अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ, इसका होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये -27 है, ये -31 है। अगर हम दोनों इन दोनों का अगर रेशो देखें तो ये कुछ ऐसा होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻31। अगर आप इन दोनों का रेशो देखेंगे तो आपको ऐसा नज़र आएगा कि जो हमारा प्रोटॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले 1836 टाइम्स हैवी है, ठीक है ना। 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना नहीं, करीब करीब 1836 टाइम्स ज़्यादा हैवी है, मतलब ऑलमोस्ट 2000 गुना के करीब करीब, ठीक है ना। 2000 गुना टाइम ज़्यादा हैवी है हमारा ये जो प्रोटॉन है वो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो सोचिए, जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे आगे बढ़ना चाहेंगे, व्हेन दे वांट टू फ्लो इन दिस वे, अब रास्ते के बीच में अगर ये प्रोटॉन भाई साहब आ गए, ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो
क्या हमारा ये इलेक्ट्रॉन इसको आर पार करके चले जा पाएगा? बिल्कुल नहीं जा पाएगा, ये तो बहुत भारी है, ऑलमोस्ट 2000 गुना भारी है। तो फिर क्या होगा? फिर ये इलेक्ट्रॉन्स हमें अपने पाथ में थोड़े से भटकते हुए नजर आएंगे। ये थोड़े से आपको ऐसे ऐसे दिखेंगे। अरे ये तो स्टार्टिंग में भी ऐसे ही दिख रहे थे जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था। नहीं, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में थे, कोई भी कहीं पे भी जा रहा था, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई आगे, कोई पीछे, हर कोई एक रैंडम मोशन में था। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे जीरो है। यहाँ पे कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज अ नॉन जीरो वॉल्यूम, ठीक है ना, नॉन जीरो वैल्यू। इस केस में जब ये इन प्रोटॉन्स के साथ या न्यूट्रॉन्स के साथ टकराएंगे उस टाइम पे वो इधर तितर बितर तो हो जाएंगे, लेकिन इनका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है ये हमेशा इसी डायरेक्शन पे होगा। इसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इधर तितर बितर हो गए लेकिन जा तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रहे हैं। आई होप बात समझ में आ रही होगी। देखिए इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये किसी सज्जन का घर है। ये जब सुबह सुबह अपने घर से निकले थे तो ये सीधे अपने ऑफिस पहुंचे थे। यहाँ पे इनका ऑफिस है, ठीक है ना। तो एकदम सीधे चलकर ऑफिस में आ गए थे वो, ज़्यादा दूर नहीं है ऑफिस, ठीक है ना, करीब करीब 2 किलोमीटर के आसपास है। तो ये है घर, ये है ऑफिस। ऑफिस में जाने के बाद उस दिन बहुत ज़्यादा काम था उनको। इतने काम के चक्कर में जब वो वापस घर लौट रहे थे तो घर के बीच में पड़ता है एक बार। तो उन्होंने सोचा कि घर जाने से पहले थोड़ा सा हो आते हैं, तो यहाँ से वो बार गए। अब बार में कुछ तो किया उन्होंने। अब जिसके बाद जब वो अपने वापस घर की तरफ निकले, when he was again coming towards his home, so he could not come straight, तो ये जो है ऐसे टहलते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि उनका जो मोशन है वो जा तो रहा है घर की तरफ ही, भले ही वो टहल रहे हो, सीधा नहीं जा पा रहे हो, लेकिन घर की तरफ ही तो आ रहे हैं ना। तो बस यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही कहानी है, ये जाएंगे तो सब इसी डायरेक्शन में, बट कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे ऐसे। यहाँ पे रैंडम मोशन था, यहाँ पे किसी का भी डायरेक्शन फिक्स नहीं था, कोई ऐसे उल्टा भी जा रहा है, कोई ऐसे सीधा भी जा रहा है। तो ये तब होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, आप कोई सेल या बैटरी नहीं लगाते। बैटरी लगाने पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे इन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन्स, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के साथ टकराते हैं, और ये जब वो टकराते हैं, इसी टकराने के कारण इसमें रेजिस्टेंस आता है। तो रेजिस्टेंस का कारण क्या है? रेजिस्टेंस का कारण है इनका कोलिजन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के साथ कोलिजन। तो जितना ये कोलाइड करेंगे उतना ज़्यादा जो है सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आया कि ये रेजिस्टेंस का कारण क्या है। रेजिस्टेंस का कारण है इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है ये यहाँ पे बाधा डाल देते हैं, ये है इसका कारण, ठीक है ना। सो आई होप ये समझ में आई बात। अब आप ये बताइए कि ये ज़्यादा कब टकराएंगे? जब इनकी स्पीड ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत तेज़ी से जाएंगे, या जब वो बहुत स्लो जाएंगे। इनका स्पीड जब ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा टकराएंगे, या जब उनका स्पीड कम होगा ज़्यादा, वो उस टाइम पे ज़्यादा टकराएंगे। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक है और आप वहाँ पे सोचते हैं कि मैं जो है अब 120 के स्पीड पे चलाऊंगा, तो संभावना आपके कोलिजन की ज़्यादा होगी। लेकिन आप वहाँ पे संभल संभल के धीरे 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 जाएंगे तो शायद वहाँ पे आपके टकराने की संभावना कम हो जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। सो सिमिलरली यहाँ पे अगर इन इलेक्ट्रॉन्स ने कहा कि हम धीरे धीरे जाएंगे तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा कम रहेगा। अगर ये सोचेंगे नहीं कि आज तो हमें धूम बाइक भगानी है, तो टैना करते हुए अगर वो जाने लग गए, तो उस केस में जब वो बहुत तेज जाएंगे तो उनके टकराने की संभावना बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अब कौन डिसाइड करता है इनका स्पीड? हु डिसाइड्स द स्पीड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स? सो फिजिक्स में हमने ये पढ़ा है कि एनी body in motion has kinetic energy.
एनी बॉडी इन मोशन हैज काइनेटिक एनर्जी, है ना। सो इसका मतलब ये है कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब ये कि अगर इस सर्किट में टेम्परेचर बढ़ जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी तेज़ी से चलने लग जाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी तेज़ी से चलेंगे तो फिर इनके टकराने की संभावना भी ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा और यहाँ पे टकराना भी ज़्यादा, इसके कारण रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस? जी बिल्कुल बोल सकता हूँ। बट ओहम ने जो है, ओहम ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के टाइम पे टेम्परेचर को कांस्टेंट माना था। अगर आपको याद हो, हमने ओम्स लॉ में पढ़ा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्या टेम्परेचर भी एक फैक्टर बनता है रेजिस्टेंस के पीछे? आंसर इज यस। वो ओहम ने नहीं माना बिकॉज उसने जो है उसने रूम टेम्परेचर में सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। अगर वो टेम्परेचर के फैक्टर को मानता तो फिर वो भी समझ जाता। ये किसने माना था फिर टेम्परेचर को एज अ फैक्टर? जूल्स ने। सो आपने एनर्जी का ऐसा यूनिट सुना होगा ना, जूल्स। वही जूल भाई साहब ने टेम्परेचर जो है ये भी रेजिस्टेंस का एक फैक्टर है ये बताया था। सो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। ये यहाँ से समझ में आ गया कि अगर मैं यहाँ पे इसको बहुत धीरे धीरे स्लोली मूव करूंगा तो फिर टकराने की संभावना कम होगी, रेजिस्टेंस भी कम होगा। बट अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, जो कि बढ़ता है टेम्परेचर से, तो फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से स्पीड बढ़ेगी, टकराएंगे ज़्यादा, कोलिजन ज़्यादा होगा और उसके कारण जो है उसके कारण रेजिस्टेंस भी हाई हो जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर आप नोट करके रख सकते हैं। हालांकि ये ओहम का फैक्टर नहीं है, ओहम ने नहीं माना था। तो आई होप आपको रेजिस्टेंस का एक्चुअल मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी में ये समझ में आ गया कि बाधा कौन डाल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझाना चाहता हूँ। आपने वायर्स तो देखे होंगे, आपके घर में जो वायर्स है, ये वायर्स एक ऊपर से एक कवरिंग होती है, प्लास्टिक की कोटिंग होती है ना, अलग अलग कलर की, कभी वो ब्लैक होता है, कभी वो रेड होता है, कभी ब्लू होता है। उसके अंदर से आपने ऐसे फाइन 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 हेयर देखे होंगे, है ना, जो उसके अंदर की जो वायर होती है वो ऐसे पतले 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 बाहर निकलते हैं। कॉपर की हो, चाहे ये एल्यूमिनियम की हो, चाहे ये जिस भी चीज़ की हो, यू मस्ट हैव सीन ऐसे बहुत सारे थिन थिन वायर्स बाहर आ रहे हैं। जबकि हमने इससे पहले क्लास में पढ़ा था कि अगर हमारा वायर मोटा होगा तो मोटा होने से द क्रॉस सेक्शन कैन अकोमोडेट मोर नंबर ऑफ चार्जेस, ज़्यादा चार्जेस उसके अंदर से फ्लो कर पाएंगी। और अगर ये पतला होगा तो इसके अंदर से कम चार्जेस फ्लो कर पाएंगी। इसका मतलब हमने पढ़ा था कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्या ये गलत था? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं था, ये बिल्कुल सही था। तो फिर हम लोग ऐसे क्यों देखते हैं? इसके बदले ऐसे क्यों नहीं होता कि हमारे पास मान लीजिए ये आउटर कोटिंग है और इस कोटिंग से एक ऐसा बड़ा सा वायर निकला हो, है ना, एक मोटा सा वायर लाइक दिस एंड नॉट सो मेनी फाइन वायर्स, ऐसा और ऐसे, मतलब वाई नॉट दिस? ये होता नहीं है बट वाई नॉट दिस, एंड ये होता है बट वाई दिस? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझना। इस कंसेप्ट को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इफेक्ट। सो एक इंसान थे जिसका नाम था गॉस। सो गॉस लॉ बोलते हैं इसको। सो गॉस लॉ ने ये कहा था कि किसी भी कंडक्टर के ऊपर, मान लीजिए कि ये हमारा कंडक्टर है, ये हम इसको फ्रंट से देख रहे हैं, किसी भी कंडक्टर के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होंगे वो हमेशा उसके आउटसाइड पे ही होंगे। ठीक है, इसका मतलब सारा का सारा जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, ये हमेशा उसके आउटसाइड पे रहेगा। इनसाइड पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी, हमेशा चार्जेस आउटसाइड पे रहेंगे।
ठीक है ना, ऐसा गॉस का कहना था। ठीक है ना। सो जिसके कारण क्या है कि अगर मान लीजिए कि मैंने ऐसा एक वायर बनाया होता, ये मान लीजिए प्लास्टिक कोटिंग है, और इसके अंदर से इस तरीके से मेरा एक मोटा वायर निकलता, तो इस मोटे वायर के ऊपर सारा का सारा जो करंट होता, सारा का सारा जो चार्ज होता, वो सिर्फ इधर रह पाता, और अंदर से सारा का सारा जो है हॉलो होता। ये पूरा का पूरा पार्ट जो है हॉलो होता। इसका मतलब इधर कोई करंट नहीं होता, अंदर सारा करंट सिर्फ ऊपर से होता। अब अगर मैं इसको ऐसे कंपेयर करूं कि अब मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे वायर्स हैं, ठीक है ना, बहुत फाइन फाइन वायर्स बाहर निकल रहे हैं। तो ये सारे जो फाइन वायर्स है, सभी के सरफेस के ऊपर ऊपर मेरे पास करंट होगा। तो अगर मेरे पास ऐसे बहुत सारे फाइन वायर्स है, तो ईच फाइन वायर विल हैव करंट ऑन देम। तो ऐसे इसके बाजू में भी एक और होगा, उसके ऊपर भी ऐसे फाइन वायर के ऊपर भी ऐसे चार्जेस होंगे, उसके साइड में भी होगा, उसके ऊपर भी होंगे। सो बजाय इसके मैं इतना बड़ा लूँ और उसके सिर्फ ऊपर पे करंट हो और अंदर पूरा खोखला हो, अंदर पूरा हॉलो हो और उधर करंट ना हो, उससे अच्छा तो मैं ऐसे बहुत सारे वायर्स को मिलाकर इसको मोटा कर दूं। तो इससे क्या होगा कि हर एक के सरफेस पे करंट आएगा ऐसे। तो इन टोटलिटी माई सरफेस एरिया फॉर करंट पासिंग विल इंक्रीज। सो जिसके कारण हम लोग वायर्स को ऐसे फाइन फाइन छोटे छोटे वायर्स प्रेफर करते हैं, ना कि एक ऐसा बड़ा वायर। अगर हमने एक ऐसा बड़ा बनाया तो सारा का सारा जो चार्ज है वो ऊपर रह जाएगा और हमारे बीच में हॉलोनेस होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। सो देखने में ही मोटा ही है, बट करंट इसके कंपेयर में ये कम देगा। ठीक है ना। इसमें यह है कि हर एक के ऊपर ऊपर चार्ज आने के कारण सभी में थोड़े थोड़े चार्जेस मिलाकर टोटालिटी में काफी करंट होगा। बट यहाँ पे एक में ये सारे चार्जेस ऊपर होने के कारण, अंदर जीरो होने के कारण यहाँ पे कम होगा। ये बात समझ में। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इफेक्ट है, इसका प्रैक्टिकल बहुत सारे एग्जांपल्स है। मैं आपको एक एक करके एग्जांपल समझाता हूँ। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए इसके और क्या क्या एग्जांपल्स है। जैसे मान लीजिए बादल गरज रहे हैं, से लाइटनिंग हो रही है, ठीक है ना, और आप कहीं कार से जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक पेड़ है और यहाँ पे आप गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो ऐसे लाइटनिंग में आप कहाँ पे प्रेफर करेंगे रहना? पेड़ के नीचे, क्योंकि ये तो इंसुलेटर है, ये तो वुड है, या गाड़ी के अंदर, कि गाड़ी तो मेटल का है तो इसके अंदर शॉक लग सकता है। व्हाट विल यू प्रेफर? देखिए ऐसा है कि अगर आप पेड़ के नीचे खड़े हो जाए तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये पेड़ के ऊपर स्ट्राइक करे और पेड़ आपके ऊपर गिर जाए। हो सकता है बारिश भी होती रहे, क्योंकि बिजली तब कड़कती है जब बारिश होती है। तो पेड़ गीला हो, तो पेड़ गीला हो तो आप इस गीले हुए पेड़ को छूओगे तो एक कंडक्टर का काम करेगा, आपको शॉक लग जाएगा। तो हो सकता है पेड़ आपके ऊपर गिरे और मर जाओ, हो सकता है कि आपको शॉक लग के मर जाओ। तो इसमें तो खतरा है। लेकिन अगर आप कार के अंदर बैठे रहेंगे तो कार जो है ये मेटल का बना हुआ है ऊपर से, है ना। तो अगर इस पे लाइटनिंग स्ट्राइक करती भी है, अगर लाइटनिंग इस पे आ भी जाती है तो सारा का सारा करंट ऊपर होगा, ठीक है ना। सारा का सारा करंट इस मेटेलिक बॉडी पे होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसीलिए आप अंदर ज्यादा सेफ है। इसीलिए अगर ऐसे बादल गरजते हो तो आप अंदर बैठे रहिए, बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है, आप कार के अंदर ज्यादा सेफ है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का ये पहला वाला जो एग्जांपल है वो समझ में आया। दूसरा जो है, दूसरा केस है कि जैसे इन्हीं बादलों के टकराने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। सो अगर मान लीजिए कि आप एक एरोप्लेन में बैठे हैं, ठीक है, लेट्स से यू आर ट्रैवलिंग इन एन एयरक्राफ्ट। सो अगर आप एक एरोप्लेन में बैठे हैं तो ये एरोप्लेन भी तो इन्हीं बादलों को चीरते हुए आगे जाता है। तो जब ये एरोप्लेन इन बादलों को टकराएगा तो इन बादलों के टकराने से करंट जनरेट होगा, जैसे लाइटनिंग होती है। तो ये जो करंट है ये इस मेटालिक बॉडी ऑफ द एरोप्लेन पे आएगी, बट करंट तो सारी की सारी ऊपर ही रह जाएगी ना। इसका मतलब क्या कि एरोप्लेन का जो मेटालिक बॉडी है, जो कि जनरली एल्यूमिनियम का बनता है, इसके ऊपर काफ़ी करंट है, बट अंदर जो बैठे हुए पैसेंजर्स है ये सारे के सारे अंदर सेफ है, बिकॉज अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। आई बात समझ में? ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल।
आपने ऐसा कभी फील किया होगा या फील क्या किया, ये तो आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि अगर आप किसी से फ़ोन करते हुए लिफ्ट के अंदर घुसते हैं, आपने लिफ्ट का दरवाज़ा खोला, आप अंदर चले गए और आप फ़ोन पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोवाइडेड ये जो लिफ्ट के जो दरवाजे हैं पूरे पैक्ड हो जाते हो और ये लिफ्ट जो है मेटल का हो। अगर ये पूरा का पूरा मेटल का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप ऐसे गेट ओपन करके अंदर जाते हो और फ़ोन पे बात करने की कोशिश करते हो और गेट बंद कर देते हो, गेट बंद करते ही आप एक मेटालिक केज में फंस चुके हो। ठीक है, ये जो है एक अब मेटल की पूरी बॉडी है जिसके अंदर आप फ़ोन पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप फ़ोन पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो फ़ोन पकड़ता है रेडियो वेव्स। क्या पकड़ता है? रेडियो वेव्स। और रेडियो वेव्स एक EM वेव है। व्हाट इज EM वेव? EM वेव का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एज इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका मतलब रेडियो वेव भी एक करंट की तरह है, इसीलिए ये जो है ये आपके फ़ोन तक नहीं आ पाएगा, बिकॉज सारा का सारा मेटल कंडक्टर के ऊपर ही रह जाएगा चार्ज। और अंदर जब आप लिफ्ट में है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0, जिसके कारण आपका फ़ोन इमीडिएटली लिफ्ट के दरवाजे को बंद करते ही कट जाएगा, अब बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, इसको बोलते हैं फैराडेज केज। ठीक है, इसको जो है इसको फैराडे केज बोलते हैं। फैराडे नाम के इंसान ने ऐसा केज के स्ट्रक्चर में इसी चीज़ को, कंसेप्ट को समझाया था। तो यहाँ पे शील्डिंग क्यों बोल रहे हैं? शील्डिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके चारों तरफ एक शील्ड बन गया। अब ये जो केज जैसा बना है, फैराडेज केज भी बोलते हैं इसको, जो केज जैसा बना है ये आपको बाहर के करंट से अंदर शील्ड कर रहा है। सारा का सारा करंट सरफेस पे रह जाएगा लेकिन अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है ना, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, जो कि गॉस के लॉ से आया है। गॉस का लॉ कहता है कि हमेशा किसी भी कंडक्टर का हमेशा जो चार्ज होता है वो ऊपर के सरफेस पे होता है और अंदर बिल्कुल नहीं होता, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, जिसके कारण हमने देखा कि हम लोग वायर्स में पतले 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 बहुत सारे क्यू यूज़ करते हैं और एक मोटा क्यू नहीं। आई होप ये तक आपको समझ में आ गया। सो अब मैं आपको दूंगा कुछ होमवर्क क्वेश्चंस। होमवर्क क्वेश्चंस के बाद आज की क्लास हम ख़त्म करेंगे, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा सोचिए, जो V है उसका एक फॉर्मूला था V इज इक्वल टू W/Q। I इसका एक फॉर्मूला था Q/T। अब V इज इक्वल टू IR में से V के पास अपना खुद का फॉर्मूला है, I के पास भी अपना खुद का फॉर्मूला है। ये R बोल रहा है कि यार मेरे को तो आपने ऐसे एक रिलेशनशिप में बांध दिया है कि R इज इक्वल टू V/I। मेरी कुछ इज्जत है कि नहीं? आप दोनों के अपने अपने फॉर्मूले हैं, तो मेरा भी तो एक अपना फॉर्मूला होना चाहिए। ये मेरे फॉर्मूले को जानने के लिए आपको अगले पार्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से रेजिस्टेंस का भी V और I की तरह अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन उस क्लास से आने से पहले आज आपको होमवर्क सॉल्व करना है। ठीक है, होमवर्क सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट में आप सारे के सारे आंसर 1 2 3 4 कर करके डाल दीजिएगा। ठीक है ना, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता रहता हूँ। अगर आपको कोई डाउट भी आता है तो उसको आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं वहीं पे उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है ना, चलिए, तो ये रहे आपके आज के होमवर्क क्वेश्चंस। इसको आप थोड़ा सा जूम कर लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए और अपने अपने नोटबुक में इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर है इसको अपने कमेंट सेक्शन में पक्का डालिए। ठीक है, तब तक के लिए आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, मिलते हैं अगले पार्ट पे। थैंक यू।